तो अपने बहुउद्देशीय परियोजना व सिंचाई परियोजना ही पढ़ रहे हैं अपने। और इसके अंदर अपने आज बात करते हैं राजस्थान के अंदर सिंचाई के साधनों की बात करते हैं। तो एक तरफ तो लिखते हैं अपने सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, फिर अपने पढ़ेंगे उनका प्रतिशत, थोड़ा सा भी प्रतिशत कितना है, प्रतिशत भी कौन कौन सा साधन है जिससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, और उसके बाद में अपने उसमें पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रतिशत सिंचाई होती है और कौन से जिले के अंदर कौन से साधन से सर्वाधिक सिंचाई होती है, सर्वाधिक सिंचाई। और एक इसमें अपने देख लेंगे, हालांकि पूछा तो सर्वाधिक ही जाता है, लेकिन फिर भी अपने देख लेंगे कि न्यूनतम सिंचाई भी अगर कहीं होती है तो वो कहाँ होती है, कौन से जिले के अंदर होती है, ये आंकड़े अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने एक नंबर पे पढ़ते हैं कुआं। एक नंबर पे लिखिए कुआं या कुएं। कुआं, कुआं से जो सिंचाई होती है वो होती है 19.81%, 19.81%। सर्वाधिक सिंचाई होती है झालावाड़ के अंदर, सर्वाधिक सिंचाई झालावाड़ में। न्यूनतम जो सिंचाई होती है वो सिंचाई होती है गंगानगर के अंदर। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई झालावाड़ के अंदर, न्यूनतम सिंचाई है वो गंगानगर के अंदर होती है। कितने प्रतिशत होती है कुल सिंचाई का, तो 19.81% होती है। 2 नंबर पे अपने लिखते हैं नलकूप। नलकूप, नलकूप की अपने बात करें तो नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है 48.73%, 48.73%। सर्वाधिक तो सर्वाधिक होती है जोधपुर। न्यूनतम तो न्यूनतम होती है राजसमंद में, न्यूनतम है राजसमंद के अंदर। फिर अपने अगली बात करें, इसके बाद अगली अपने बात करते हैं नहर की। 3 नंबर पे अपने लिखते हैं नहर। नहरों के द्वारा राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र के 29.52% भाग पर सिंचाई होती है। सर्वाधिक गंगानगर में 29.52%, सर्वाधिक कहीं होती है तो सर्वाधिक होती है गंगानगर में। न्यूनतम नहरों के द्वारा सिंचाई होती है दौसा के अंदर, न्यूनतम नहरों के द्वारा सिंचाई दौसा में। 4 नंबर पे अपने बात करते हैं तालाब की। तो तालाब से जो सिंचाई होती है वो होती है 0.41%। तालाब 0.41%। और तालाबों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो सिंचाई होती है उदयपुर के अंदर, और सबसे कम कहाँ होती है उसका अपने पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं, उदयपुर। तो ये टेबल अपने को याद करनी ही पड़ेगी, नवीनतम आंकड़ों के आधार पे है, और कौन कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक किस साधन से सिंचाई होती है वो भी अपने यहाँ पे नोट कर लिया है। अगर कई बार क्या प्रश्न आ जाता है कि कुओं एवं नलकूपों दोनों को क्या मिक्स कर देते, कुएं और नलकूप में अंतर क्या होता है, कुएं और नलकूप में अंतर क्या होता है, या कोई अंतर होता ही नहीं है, ऐसे 2 नाम रख दिए। कुआं देखा है क्या किसी ने, कैसा होता है कुआं, गोल गोल होता है, और नलकूप है वो कैसा होता है। अरे कुआं तो वो होता है जिसकी खुदाई की जाती है ना, पक्की ईंटों के माध्यम से भी चिना जाता है, जहां भूमि पक्की होती है वहां पक्का भी उसमें चिनाई भी नहीं की जाती। लेकिन नलकूप अपने बोलते हैं ना, सबमर्सिबल मोटर बोलते हैं जिसे। आजकल जो मोटर है लाइट वाली खेतों के अंदर लगी होती है, घर वाली मोटर अलग है, खेत की जो मोटर होती है वो बड़ी मोटर होती है,
तो वो हाँ मच्छी मोटर बोलते हैं, वो नलकूप की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये आंकड़े हो गए। अब एक नोट लगा के अपनी बात लिख देते हैं कि कुएं एवं नलकूप दोनों की जब एक साथ बात करते हैं ना, तब जो सर्वाधिक सिंचाई है वो जोधपुर में होती है। तो लिखिए, कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई तो कहाँ होती है? जोधपुर ग्रामीण लिख सकते हैं अपने, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में होती है। ये बात भी अपने ध्यान में रखना है, जोधपुर ग्रामीण। इससे पहले मैंने जो करवाया, 1 मिनट दिखाना मेरे को। ये तो करवाया ही नहीं मैंने, अच्छा वो इससे दिखाएंगे। अब अपने आगे नोट करते हैं, राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर लिखिए, वे परियोजना, वे परियोजना जिनसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ की जाती है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे अपने लिखें कि उद्देश्य क्या हो सकते हैं। उद्देश्य हो सकते हैं विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई सुविधा, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, नौकायन सुविधा, वृक्षारोपण, और भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जो प्रमुख उद्देश्य है वो हमने नोट कर लिए कि जैसे मान लो कि अपने बहुउद्देशीय परियोजना, मान लो कि सतलज है, रावी है, व्यास है, इन नदियों से अपने हिमाचल प्रदेश या जो उत्तरी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बाढ़ आती है। तो हमने वहां पे क्या बना दिया, एक बड़ा डैम बना दिया। तो बाढ़ तो क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। अब वो डैम बना दिया, उस डैम से पानी निकलता है तो उसके अंदर टरबाइन लगा दी। जब पानी वहां से गिरता है तो मोटर घूमती है, टरबाइन घूमती है, उससे क्या है, विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत बोल देंगे उसे। अब वो पानी राजस्थान के अंदर आ रहा है तो राजस्थान में लोगों को पीने के लिए उपलब्ध हो रहा है तो पेयजल आपूर्ति हो गई। अगर खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध हो रहा है तो सिंचाई सुविधा हो गई। उसके बाद में
हमने जो डैम बनाया उसके अंदर मछली पालन भी कर सकते हैं। जहां जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां पर कोई बड़ी डिग्गी बनाकर भी अपने उसमें मछली पालन किया जा सकता है। अगर नहर का जो नहर बनाई है उसका ढाल सही है तो उसके अंदर हमें नाव का संचालन भी कर सकते हैं यातायात के माध्यम से। और जो क्षेत्र बंजर है जहां वर्षा नहीं होती, वृक्षों का अभाव है, वहां पर इस पानी के माध्यम से हमें वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। तो ये बहुउद्देश्य परियोजना के क्या हो गए, प्रमुख उद्देश्य हो गए। भी क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, और भी कोई उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है। तो इतने उद्देश्य होते हैं या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं जिस योजना के, उसे अपने क्या बोल देते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना बोल देते हैं। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर अपने को एक बात और नोट करनी है, एक कथन नोट करना है। जवाहरलाल नेहरू का कई बार पूछ लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का कथन, क्या कथन है जवाहरलाल नेहरू का? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देश्य परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। क्या कहा था? कि बहुउद्देश्य परियोजना आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है। ये बात पूछी जाती है कई बार पेपर में। बहुउद्देश्य परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है या आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो भी एक ही बात है, का मंदिर है या के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के मंदिर ही मान लो। कि जैसे मंदिर में जाने से मुराद पूरी होती है या जो भी मांगते हैं वो मिलता है, तो उसी प्रकार से बहुउद्देश्य परियोजना से व्यक्ति को खाने के लिए गेहूं मिल सकती है, पीने के लिए पानी मिल सकता है, व्यवसाय करने के लिए वो मछली पालन कर सकता है, या और भी बहुत सारे माध्यम है जिससे क्या है वो अपनी जीविका को आगे बढ़ा सकता है। तो इन्होंने इसकी तुलना किससे की? मंदिर से की। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये अपनी लाइन लिख के दे देते हैं और नीचे ऑप्शन दे देते हैं कि यह कथन है किसका है। तो ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अपने बात करते हैं, परियोजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले अपने एक नंबर पे बात करते हैं भाखड़ा जो नांगल परियोजना है उसकी अपने सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर पे। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना क्या विशेषता है? तो सबसे पहली विशेषता इसकी बनती है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना। प्रश्न आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। कहां पे है, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हम कहेंगे कि ये जो परियोजना है ये प्रमुख रूप से अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एक इसका जो बांध आता है वो पंजाब में भी आता है। लेकिन जब अपने बात करते हैं कि ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ये क्या है, संयुक्त परियोजना। ठीक है, तो लिखेंगे यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की क्या है, संयुक्त परियोजना है। अगली अपने बात करें इसके बाद में, तो सबसे पहले भी किस व्यक्ति के मन में विचार तो आया ही होगा कि यहां पर एक परियोजना बनाई जा सकती है। कोई भी काम होता है ना, कोई भी काम होता है, उस काम से पहले सबसे पहले
व्यक्ति के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वो विचार करता है। उस आप मान लो आज आप कोचिंग आए तो आपने उठते ही सोचा होगा कि आज मेरे को कोचिंग जाना है, तभी तो कोचिंग आए होगा। अगर आप सोचते नहीं मेरे को कोचिंग जाना है, सोचते ही नहीं, मन में बात ही नहीं आती, विचार आता ही नहीं, तो क्या आप कोचिंग आते? क्या आप कोचिंग नहीं आते। राजनीतिक भूगोल के अंदर एक नियम भी लगता है कि सबसे पहले विचार आता है, फिर उस विचार को पूरा करने के लिए व्यक्ति में तत्परता आती है भी मुझे ये करना चाहिए। फिर उसके लिए एक मैनेजमेंट होता है, मैनेज किया ना अपने टाइम भी, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे चलूंगा, इतने बजे बस मिलेगी, और उसके बाद में वो उद्देश्य क्या होता है? पूरा होता है। तो वैसे ही है कि सबसे पहले ये भी तो एक योजना ही है, योजना के लिए विचार आना स्वाभाविक सी बात है। सबसे पहले विचार किसके मन में आया? तो सबसे पहले इस परियोजना के निर्माण के संदर्भ में जो विचार आया वो 1908 के अंदर के अपने इंजीनियर थे लुइस डेन, पंजाब के अंदर। उनके मन में ये विचार आया कि यहां पर इतना जल है, इस जल का उपयोग करके अपने पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है, इन क्षेत्रों के अंदर जो इतनी उपजाऊ भूमि है उसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर वहां पर उत्पादन लिया जा सकता है। तो कई बार क्यों सुना जाता है कि सबसे पहले भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना बनाने का विचार किसके दिमाग में आया? ये विचार किसका था? तो ये विचार लुइस डेन का था। कब आया उनके दिमाग में? तो 1908 के अंदर आया। तो लिखिए, सर्वप्रथम विचार तो 1908 लुइस डेन का ये क्या था? विचार था। क्या इस समय भारत आजाद हो चुका था? क्या इस समय तो भारत आजाद नहीं हुआ था, ये तो आजादी से क्या है? पहले की बात है। तो भी इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इसका निर्माण प्रारंभ होता है 1948 के अंदर और निर्माण पूर्ण होता है 1962 में। तो लिखिए, निर्माण प्रारंभ 1948। क्या 1948 में भारत आजाद हो गया था? क्या निर्माण पूर्ण 1962। कितने साल लग गए इसे पूरा होने के अंदर? बताओ। 14 साल लग गए इसका निर्माण पूरा होने के अंदर। 14 साल के अंदर ये परियोजना बनके तैयार हुई और लगभग 236 करोड़ रुपए इसके ऊपर लागत आई थी। उस समय 236 करोड़ रुपए बहुत थे। अब तो क्या है, पैसे की कीमत है वो कम हो गई है, तो इसलिए लगता है कि 236 करोड़ में क्या होगा। तो लिखिए, कुल लागत 236 करोड़ रुपए। 236 करोड़ रुपए के अंदर ये बांध बनके क्या हो गया? ये परियोजना बनके क्या हो गई? तैयार हो गई। अब अपने को एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि इस परियोजना के अंदर कितने बांध बनाए गए हैं? तो हम कहेंगे इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं 2 बांध? एक बांध का नाम अपने को ध्यान में रखना है, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध। और दूसरा बांध है इसके ऊपर नांगल बांध। कौन सा बांध है? नांगल बांध। नांगल बांध। फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा और नांगल बांध कौन सी नदी पर है? तो दोनों के दोनों बांध है वो कौन सी नदी पर है? सतलज नदी के ऊपर है। सतलज नदी के ऊपर ये दोनों बांध स्थित है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। इसका एक डायग्राम बना लेंगे अपने कि किस प्रकार से है, पहले इतना आप वो नोट कर लो। कर लिया नोट? क्या ये अपने बना लेते हैं इस प्रकार से कि ये जो नदी है ये नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी है?
सतलज नदी। सतलज नदी पर कितने बांध बनाने हैं अपने को? 2 बांध बनाने हैं। एक बांध का नाम क्या है? भाखड़ा बांध, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और दूसरा कौन सा बांध है? नांगल बांध, ये पंजाब के अंदर स्थित है। इनको आगे पढ़ेंगे, अभी और डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर जो भाखड़ा बांध है ना, इस भाखड़ा बांध के पीछे एक झील है। इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील की जो विशेषता है वो ये है कि जल ग्रहण क्षमता के आधार पर भारत की दूसरी सबसे क्या है? बड़ी झील है, जल ग्रहण क्षमता के आधार पर। तो ये कौन सी झील हो गई? गोविंद सागर झील है ये, गोविंद सागर झील। विशेषता क्या है? विशेषता है जल ग्रहण क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील, दूसरी सबसे बड़ी झील। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। आगे इसके बाद में अपने बात करें तो जैसे जो नांगल बांध है, इस नांगल बांध के बाद में इससे 2 नहरें निकाली गई है। नांगल बांध के बाद में इससे कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर का तो नाम है बिस्त दोआब नहर, और दूसरी जो नहर निकाली गई है इससे, इस नहर का नाम है भाखड़ा नांगल नहर, या भाखड़ा नहर भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, ये 2 नहरें इस प्रकार से क्या है? निकाली गई है। और ये आगे कौन सी नदी है? तो ये आगे जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी है। क्योंकि ये दोनों बांध कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? सतलज नदी के ऊपर स्थित है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, डंपर क्या है? क्या है डंपर? किसे कहते हैं डंपर? सर्दियों में चलने वाली गर्म पवन, ठंडी पवन? बना लिया क्या ये सभी ने? अब अपने पहले पढ़ते हैं भाखड़ा बांध। 1 नंबर पे लिखेंगे भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहां पे है? तो एक स्थान का नाम है बिलासपुर। कहां पे पड़ता है बिलासपुर? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये। भारत का क्या है? दूसरा सबसे ऊंचा बांध। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। फिर एक बात अपने को ये भी ध्यान में रखनी है कि जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध के लिए कहा था कि ये तो एक चमत्कारी विराट वस्तु है। ये क्या है? चमत्कारी विराट वस्तु। ये प्रश्न भी आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा? तो किसे कहा? भाखड़ा
बांध को कहा। तो लिख दीजिए चमत्कारी विराट वस्तु कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? चमत्कारी विराट वस्तु कहा। एक ये बात ध्यान में रखनी है। अब एक बात ये भी अपने को ध्यान में रखनी है कि इसकी जो नींव है वो कब रखी गई और इसका जो निर्माण पूरा है वो कब हुआ। तो भले तो नींव रखना बोल दो, भले आप क्या बोल सकते हैं, शिलान्यास बोल सकते हैं। तो 17 नवंबर 1955 को नींव कब रखी गई? 17 नवंबर 1955 को। और इसका उद्घाटन बोल सकते हैं या निर्माण पूर्ण कब हुआ? तो निर्माण पूर्ण के अंदर अपने लिख सकते हैं अक्टूबर 1962। अक्टूबर 1962 के अंदर इसका निर्माण क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, अक्टूबर 1962। फिर एक प्रश्न अपने को इसमें ध्यान में रखना है कि इसका इंजीनियर कौन था? कौन था इसका इंजीनियर? तो इंजीनियर का नाम था हार्वे सलाकेम। ठीक है। और यहां से क्या है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है क्या? बहुउद्देशीय परियोजना है तो सीधी सी बात है कि सिंचाई के लिए जल कहीं उपलब्ध हो रहा है तो विद्युत का भी क्या होता होगा? यहां से उत्पादन होता होगा। तो यहां से कितनी जल विद्युत का उत्पादन होता है? तो लिख दीजिए यहां से 1379 मेगावाट विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। 1379 मेगावाट विद्युत का क्या होता है? यहां से उत्पादन होता है। ये तो कौन सा बांध हो गया? ये बांध हो गया भाखड़ा बांध। अब दूसरा बांध कौन सा है? नांगल बांध। तो 2 नंबर पे अपने हेडिंग लगाएंगे नांगल बांध। नोट कर लिया होगा पहला? कर दें क्या साहब? अगला बांध लिखो भाई, नांगल बांध। नांगल बांध कौन सी नदी पर है? नांगल बांध। यह पड़ता है रोपड़ पंजाब में। नदी कौन सी है? तो नदी लिखेंगे सतलज। फिर इसका लिखेंगे कि इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ? तो लिख दीजिए निर्माण प्रारंभ हुआ 1952 के अंदर। निर्माण प्रारंभ 1952। क्या यहां से विद्युत का उत्पादन होता है? तो यहां से भी विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत के उत्पादन के लिए यहां पर 2 संयंत्र लगे हुए हैं। कितने संयंत्र लगे हुए हैं? 2 संयंत्र। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि गंगूलाव व कोटला संयंत्र जल विद्युत संयंत्र का संबंध किस परियोजना से है या कौन से बांध से है? तो नांगल बांध से है। कौन सी परियोजना से है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से है। तो 1 नंबर पे लिखिए गंगूलाव, और दूसरी जो संयंत्र है उसका नाम है कोटला। फिर इनके बारे में अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि यहां से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है। तो 77 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है गंगूलाव और कोटला करता है 76 मेगावाट का उत्पादन। एक 77 मेगावाट और एक 76 मेगावाट।
पॉइंटों के अंदर है, पॉइंट अपने को याद नहीं रखने हैं। अब अगली जो बात इसमें ध्यान में रखनी है कि इस बांध से कितनी नहरें निकाली गई है। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है। नांगल बांध से 2 नहर निकाली गई है। एक नहर का नाम है भाखड़ा नहर या भाखड़ा नांगल नहर भी बोल देते हैं, और दूसरी है बिस्त दोआब नहर। अब इसमें अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि भाखड़ा नहर से कहां कहां सिंचाई होती है और बिस्त नहर से कहां कहां सिंचाई होती है। तो पहले अपने बात कर लेते हैं बिस्त दोआब की। बिस्त दोआब से सिर्फ और सिर्फ कहां सिंचाई होती है? पंजाब में सिंचाई। बिस्त दोआब से कहां सिंचाई होती है? पंजाब में। अब भाखड़ा नहर से कहां कहां सिंचाई होती है? तो भाखड़ा नहर से राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। फिर अपने को ध्यान में रखना है कि अगर राजस्थान में होती है तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र को होती है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, और हनुमानगढ़ के अंदर 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो भाखड़ा नहर से क्या है? सिंचित है। ये आंकड़ा भी पूछा हुआ है पेपर के अंदर, तो ये सारी बातें अपने को नोट करनी है। तो लिख देते हैं, इससे क्या है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध, सिंचाई सुविधा उपलब्ध। राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित, तो सर्वाधिक लाभान्वित में कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़। कितना क्षेत्र? 2.3 लाख हेक्टेयर। $2.3 लाख हेक्टेयर इससे क्या है? लाभान्वित होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये परियोजना, इस परियोजना का अगर अपने पूरा सार निकालें तो सार में जो बात अपने समझ में आएगी वो, एक तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे इस परियोजना के तहत कुल विद्युत का उत्पादन कितना है वो देखेंगे। तो कुल विद्युत के उत्पादन में अपने जब देखेंगे तब जो भाखड़ा बांध था वो कितनी विद्युत का उत्पादन कर रहा था, और ये कितना कर रहा है? कुल कितना हो गया? देखो 7 अपने इसको देखो, 9 और 5 कितने होते हैं? 9 और 6 15, 15 और 7 22, 7 7 14 और 21 23, कितना हो गया? 1532 मेगावाट विद्युत का इस परियोजना के द्वारा क्या होता है? उत्पादन होता है। अब सन 1959 के अंदर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत राजस्थान को यहां से भले तो पानी हो भले ही लाइट हो, उसका 15.22% हिस्सा मिलना है। यानी कि भाखड़ा और नागल बांध से राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी हिस्सेदारी है? 15.22% हिस्सेदारी है। तो उसके मुताबिक राजस्थान को पानी मिलता है और उसी के मुताबिक राजस्थान को क्या मिलती है? अपने जल विद्युत मिलती है। तो ये अपने नोट करते हैं। तो लिखिए, कुल जल विद्युत उत्पादन, कुल जल विद्युत उत्पादन तो कितना था? कितना बनाया था? 1532 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा, तो राजस्थान का हिस्सा आएगा इसमें से 15.22% करेंगे अपने 1533 का, तो लगभग कितना आएगा? 233 आता है क्या? 233 मेगावाट राजस्थान का जल विद्युत उत्पादन के अंदर क्या हो जाएगा? इसका हिस्सा हो जाएगा। 233
मेगावाट। प्रतिशत के अंदर तो अपने लिख देंगे कि 15.2% है। अब एक नोट लगा के लिख देंगे अपने नीचे। 1959 के भाखड़ा नांगल समझौते के तहत राजस्थान की जल तथा जल विद्युत में 15.22% की हिस्सेदारी है। कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 15.22% की हिस्सेदारी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर इस परियोजना से कोई प्रश्न आएगा तो आप गलत तो नहीं करोगे। इस परियोजना में क्या है, इसी तो कोई ज्यादा कोई बात है नहीं। सिंपल सी बात है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहले विचार आया था वो लुईस डेन के दिमाग में आया था 1908 में। 1948 में निर्माण प्रारंभ हो गया और 1962 के अंदर इस परियोजना का निर्माण क्या हो गया? पूरा हो गया। इस परियोजना के तहत कितने बांध बने? 2 बांध बने। कौन सी नदी पर है परियोजना? सतलज नदी पर है। पहला बांध है जो सबसे पहले आता है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध है, बिलासपुर के अंदर है। बिलासपुर कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस बांध के पीछे एक झील है, झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील है। जल ग्रहण की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी, सबसे पहली फिर कौन सी है जल ग्रहण की क्षमता के आधार पे? तो पहली है इंदिरा सागर। कौन सी है? इंदिरा सागर। और जब क्षेत्रफल के आधार पे जब जल ग्रहण क्षमता की बात ना आए, सबसे बड़ी झील की बात आई, तब सबसे बड़ी झील आती है अपने जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सी झील है वो? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ना, वो सबसे बड़ी झील आ जाती है। उसमें जब जल ग्रहण क्षमता की बात नहीं आती, उसमें सिर्फ बड़ी झील की बात आती है। तब कृत्रिम मीठे पानी की जल ग्रहण क्षमता के आधार पे तो इंदिरा सागर होती है, और अगर सीधी बड़ी पूछे तब उसमें कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाती है, वो है। और फिर हमने जो अगला बांध पढ़ा था वो बांध कौन सा पढ़ा था? नांगल बांध। रोपड़ पंजाब के अंदर है और यहां से 2 नहरें निकाली गई है। एक भाखड़ा नहर है, दूसरी बिस्त दोआब नहर है। बिस्त दोआब पंजाब के अंदर है, भाखड़ा नहर है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर है। राजस्थान में लाभान्वित हनुमानगढ़ है, 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई से। यह भाखड़ा नहर आती है ना, सूरतगढ़ तक आती है पहले। अब तो शायद पक्की, अभी भी मेरे हिसाब से पक्की हुई नहीं है, कच्ची नहर है, नदी टाइप की नहर है। उसके अंदर मोगे हैं वो पक्के लगे हुए हैं, और यहां तक आती है, सूरतगढ़ तक आ जाती है वो नहर। गंगानगर में भी थोड़ा बहुत क्षेत्र है वो उससे सिंचित है, थोड़ा बहुत क्षेत्र सिंचित है, ज्यादा लाभान्वित नहीं है, बहुत कम क्षेत्र है। तो ये परियोजना है। राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22% है, भले जल हो भले जल विद्युत हो। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये पहली जो परियोजना है वो अपने कंप्लीट होती है। अब 2 नंबर पे हेडिंग लगाते हैं, दूसरी परियोजना अपने शुरू करते हैं। अगली परियोजना की हेडिंग लगाइए अपने व्यास परियोजना। व्यास परियोजना व्यास परियोजना फिर कौन सी नदी पर होगी? कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर। नाम ही व्यास परियोजना है तो कौन सी नदी पर होगी? व्यास नदी पे होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो, उससे पहले अपने एक बात करते हैं कि जैसे सिंधु है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ये प्रमुख नदियां हैं जिनका जल राज्य अपने भारत से होते हुए कहां जाता है? पाकिस्तान जाता है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे ना, तब ऐसा कोई निर्धारण नहीं हुआ था
कि इस नदी का पानी है वो भारत उपयोग करेगा या इस नदी का पानी है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा। बस एक खुशी थी अलग होने की, तो उस खुशी खुशी के अंदर क्या है, अलग हो गए। अब अलग तो हो गए, बाद में पता चला कि रहने के लिए मकान भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, तो उनकी आवश्यकता क्या धीरे धीरे महसूस होने लगी, क्योंकि उससे पहले अपने को कोई नॉलेज ही नहीं था। 1947 से पहले तो अंग्रेजों का अधिकार था, पानी आएगा जाएगा, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो अंग्रेज ही देखते थे, अपने अंडर में नहीं था। अब ऐसे तो है नहीं कि अचानक से ही अपने को सारी जो ज्ञान है वो एकदम आ जाएगा, धीरे धीरे जब चोट लगेगी उस हिसाब से सीखते सीखते जाएंगे। तो पाकिस्तान भी धीरे धीरे सीख रहा था कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये चीज नहीं है तो हमें ये करनी चाहिए। इधर जैसे भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में भारत ने क्या है, इन नदियों के ऊपर बांध बनाने शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे बांध बनाने शुरू किए वैसे वैसे इन नदियों का पानी पाकिस्तान की ओर कम जाने लग गया, कम जाने लग गया। तो इन बांधों को लेकर के पाकिस्तान ने क्या है, विश्व स्तर पर नाराजगी जाहिर की कि पाकिस्तान ने ये कहा कि जो भारत है वो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है वो रोक रहा है। तो भारत ने कहा कि ऐसा तो कोई निर्धारित नहीं है कि हम ये जो पानी है वो उनके हिस्से का या हमारे हिस्से का है, भारत के अंदर बह रही है नदियां, हमारे हिस्से का पानी है। तो कहते हैं बाद में आगे जाकर के समझौते होते हैं, समझौते के अंदर अपने एक समझौता देखते हैं कि सिंधु जल समझौता। अब इन सिंधु जल समझौते, नाम तो सिंधु जल समझौता है, लेकिन जितनी भी सिंधु की सहायक नदियां हैं ना, उन सारी नदियों के पानी का क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इस समझौते के अंदर क्या हुआ, इस समझौते के अंदर नदियों को दो भागों में बांट दिया गया। एक में तो आ गई सतलज, रावी और व्यास, और एक तरफ आ गई सिंधु, झेलम और चिनाब। अब यह निर्धारित किया गया कि ये जो तीन नदियां, इन तीन नदियों का 80% पानी है वो कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान, और 20% पानी कौन उपयोग करेगा, भारत उपयोग करेगा। सतलज, रावी और व्यास नदियों का 80% पानी है वो तो कौन उपयोग करेगा, भारत उपयोग करेगा, और 20% पानी है वो कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान उपयोग करेगा। इस प्रकार ये समझौता हो जाता है, जिसे अपने किस समझौते के नाम से जानते हैं, सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। अब यह समझौता हो गया तो क्या है, पाकिस्तान तो यही कहता है कि इन नदियों के बारे में भी कहता है कि भारत है वो पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक रहा है, और इसके लिए भी कह देता है कि यहाँ पे भारत है वो पानी ज्यादा स्टॉक कर रहा है, हमारा हिस्सा 20% है, 20% पानी हमें दे नहीं रहा, वो एक अलग बात है। अब इस परियोजना के बारे में अपने बात करें अपने, तो इस परियोजना के अंदर एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है। तो ये परियोजना राजस्थान की, पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तीनों राज्यों की क्या है, परियोजना है। और जो 80% पानी है, उस 80% पानी को उपयोग करने के लिए इस परियोजना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसमें कितने बांध बनाए गए, तो इस परियोजना के अंदर भी 2 बांध बनाए गए। एक तो अपने पढ़ते हैं पडोह बांध, और दूसरा बांध है वो है पोंग बांध, है ना। ये 2 बांध आते हैं इस, और दोनों ही बांध कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो दोनों के दोनों बांध है वो व्यास नदी के ऊपर स्थित है। और अपने को पता है कि आगे अपने डायग्राम भी बनाएंगे कि ये तो अपने इससे पढ़ा था, बाखड़ा बांध आ गया, नांगल बांध आ गया, ये इसके अंदर व्यास नदी आ गई, ये यहाँ पे मिल गई, यहाँ मिली तब हमने एक बैराज बना दिया, उसका नाम क्या है, हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से हमने कौन सी नहर निकाल दी, इंदिरा गांधी IGNP बोलते हैं, ये नहर निकाल दी। इससे हमने 2 नहरें निकाली थी, एक तो कौन सी है, बिस्त दोआब है, और एक कौन सी है, बाखड़ा नहर है। इस प्रकार से हमने ये नहरें निकाल रखी है। और यहाँ पे हमने 2 बांध बना रखे हैं, इसमें एक है पडोह बांध और एक कौन सा बांध है, पोंग बांध। ये 2 बांध अपने इस पे बना रखे हैं। तो एक तो ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम आगे बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे इसको, और भी बहुत सारी बातें लिखनी है, कुछ नहरें भी बनानी है, लिंक नहर भी बनानी है। पहले अपने बात करते हैं कि किसकी परियोजना है और राजस्थान की हिस्सेदारी क्या है, कौन कौन से इस पर बांध बनाए गए हैं, उनकी अपने बात करते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए व्यास परियोजना, व्यास परियोजना।
व्यास परियोजना। व्यास परियोजना के अंदर एक तो हम लिखेंगे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो अपने ये लिख देते हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की संयुक्त परियोजना है। दूसरी बात इसमें हम लिखेंगे कि इस जो परियोजना के तहत है वो अपने क्या किस प्रकार से जल का उपयोग करते हैं। तो इस परियोजना के तहत हम भारत के हिस्से का जो जल है ना, उस जल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे इस परियोजना में हम, या इस परियोजना में भारत के हिस्से का, भारत के हिस्से का निर्धारित जल उपयोग किया जाता है। जो हमने एक प्रकार से हम कहें कि जो एक तो पाकिस्तान से जो निर्धारित कर लिया, उसके बाद में भी इसके तो जल का आवंटन हुआ है भी, भले राजस्थान है, भले पंजाब है, भले हरियाणा है, भले हिमाचल प्रदेश है, इनकी भी तो हिस्सेदारी है इस पानी के अंदर। तो उसके लिए भी आगे बहुत समझौते हुए हैं, जैसे 1981 के अंदर, 1985 के अंदर, 1986 के अंदर एक आयोग आता है, इराड़ी आयोग या इराड़ी कमीशन बोल देते हैं। 1987 में वो अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पे राजस्थान के जल का हिस्सा भी क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो एक अपने ज्यादा कोई बातों में नहीं पड़ेंगे, अपने सीधा जो मेन आयोग है इराड़ी कमीशन, 1986 के अंदर गठन किया गया उसका, नदियों के जल के अपने जो ये राज्य, इन राज्यों के अंदर जल का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। तो कौन सा आयोग था, इराड़ी आयोग। न्यायाधीश था ये इराड़ी, कोई इराड़ी आयोग। इसका गठन कब किया गया, तो गठन किया गया 1986 के अंदर। इसने रिपोर्ट कब सौंपी, तो इसने रिपोर्ट सौंपी 1987 के अंदर। इसने क्या सौंपी थी, रिपोर्ट सौंप दी। और इस आयोग का अपने बात करें तो इसने राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया, तो 8.6 MAF, मिलियन एकड़ फीट। तो राजस्थान का हिस्सा कितना हो गया, 8.6 मिलियन एकड़ फीट, या हम लिखे 86 लाख एकड़ फीट, ऐसे भी अपने लिख सकते हैं। दोनों में किसी तरह मुझे लगता है कि अगर पेपर में आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, 8.6 मिलियन एकड़ फीट, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो ये राजस्थान का क्या है, इसके अंदर हिस्सा है। निर्माण कितने चरणों के अंदर हुआ, तो निर्माण इस परियोजना का 2 चरणों के अंदर इसका निर्माण होता है। पहला चरण है जिसके अंदर पहले बांध, जिसे पडोहे बांध बोल देते हैं, उसका निर्माण होता है। और दूसरे चरण के अंदर अपने बात करें तो दूसरे चरण के अंदर इसमें किसका निर्माण होता है, तो पोंग बांध का निर्माण होता है। दोनों ही बांध कहां हैं, दोनों के दोनों बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो लिख देंगे निर्माण के चरण, निर्माण के चरण। तो निर्माण के कितने चरण हैं, 2 चरण हैं। एक हो गया प्रथम चरण और एक हो गया दूसरा चरण, सेकंड चरण। प्रथम चरण के अंदर अपने बात करें, प्रथम चरण में कौन से बांध का निर्माण किया गया, तो पडोहे बांध का निर्माण किया गया, पडोहे बांध। दूसरे चरण में किसका निर्माण किया गया, तो पोंग बांध का निर्माण किया गया, पोंगे बांध का निर्माण किया गया। पडोहे बांध है वो कौन से राज्य के अंदर है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और पोंग बांध भी कौन से राज्य के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये इतना नोट कीजिए। अब अपने 1 नंबर पे हेडिंग जो लगाएंगे वो लगाएंगे पडोहे बांध, पडोहे बांध। पडोहे बांध।
ये कौन से जिले में बना हुआ है? पोंग और ये पड़ोह बांध है, ये कौन से जिले में पड़ते हैं? मंडी, मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दूसरा पोंग कहां